सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े। नहीं नहीं, कल से आएगा मतलब कि बस कल, ये अभी मैं हो सकता है 15 मिनट में। अच्छा एक काम हो सकता है, ठहर जाओ, मैं पेज नंबर 739, अगर मैं मतलब मैं बताते खुद बकलम खुद, अगर मैं ये डिब्बा लगा दूं ना यहां पे, तो थोड़ा सा डिब्बा आगे निकल गया, ठीक है। तो ये डिब्बा अगर मैं लगा दूं, मतलब एडजस्टमेंट नंबर, ओह नहीं वो पता नहीं इसको क्या हुआ है, चलो खैर, ये जो डब्बा है ना जनाब, ये डब्बा लग जाए तो आपका सवाल अभी भी हो सकता है 10 मिनट में। पढ़ते हैं बेटा, 15 मिनट मैंने जो डिस्कस करना है ना, ये डिस्कशन बेसिकली सवाल ही होगा। अब 15 मिनट किसी ने टू टा नहीं करनी, चुप कर जाए, ठीक है ये अच्छा और मैं नहीं, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ संडे। अच्छा जी, ये असल में ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट मैं कभी भी आपको ना करवाता इस सवाल में, अगर ये वाला पॉइंट इसमें ना होता। तो ये इंशाल्लाह अब हम कल करेंगे, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाल के क्लास के स्टार्ट में या एंड पे। बाकी का सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। 20 नंबर का ये सवाल है, ईजी नहीं लेना इसको। मार्च 2021 में आया था, प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 20 अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट। असल सवाल तो ये करना था यार, मिस हो गया, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, कोई बात नहीं, अब ये 2 दिन में करेंगे। आप इधर पढ़ो 2 बजे के बाद नहीं, सर ने 3 बजे तक कहा है पढ़ाना, तो उसके बाद फिर 4 बजे बुला लूँ आप लोगों को, और काम ही कोई नहीं दुनिया के मुक गया, कल की तैयारी नहीं करनी जाके। अच्छा साढ़े काम भी यही होंगे ने, अब आज क्यों खत्म करना है जल्दी, कल की तैयारी करनी है। कल कोई मीटिंग थी, मीटिंग किस लिए आगे पीछे कर दी यार, आज की तैयारी करनी थी, सवेरे 7 बजे क्लास है, तो बस यही है जिंदगी, आप लोगों की भी ऐसी हो जानी। सेफगार्ड लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इस पर फोर्स स्केड्यूल लगेगा, हाँ छोड़ो परे, एंड हैज़ रजिस्टर्ड, अभी मैंने अलग अलग किए ही नहीं, अरे सारे डिस्क्लोजर आपको पक्के याद करा रहा हूँ, फिर अब किसी एक दिन ऐसे ही 10 मिनट लगाने और बताना है आपको कि ये 5th में नहीं है, और एक आधा ऐसा है जो 5th में है और 4th में नहीं है, बस कहानी खत्म। अच्छा जी, ये जो है ना, ये सेफगार्ड लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन लाहौर, एसएल इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर पॉलिएस्टर एंड सोडा प्रोडक्शन प्लांट्स आर लोकेटेड एट गुलाम। जहाँ तक ये क्या है जी, नोट नंबर 1, उसने नोट्स मांगे हैं, तो आपने बैलेंस शीट बनानी है घर पे दोबारा से, ठीक है, और फिर रेलेवेंट नोट्स जो बनाने हैं वो नोट्स मैं इंशाल्लाह बनवाता हूँ अभी आपके साथ, जितने बन सकते हैं अब अगले 10 मिनट में। 5 मिनट तो आपने ऐसे रोले में डाल दिए, नहीं हाँ करते। तो अब ये नोट 1 हो गया, इससे आगे फिर जो जो जरूरत पड़ेगी नोट मैं यहीं बताता जाऊंगा, उसका बनना है, और वो आप जैसे ही पढ़ेंगे ना डाटा, आपके दिमाग में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके दिमाग के अंदर वो नोट उभर के सामने आएगा, क्योंकि आपने सारे नोट्स ही बना लिए कंपनीज एक्ट के, बना के भी देखे, याद भी कर लिया आपने, बार बार उनको देखा, अभी भी देख रहे हैं मुझे पता है, नहीं तो अभी मैं दिखाऊंगा ना, इसीलिए तो रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ना वैसे ही जरा बाय द वे ओपन भी करके रख लेता हूँ, पहले वेले तो केड़ा पता लगता है तो भूल गया हो फिर, तो जो है ना आप कौन से सफ़े पे थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो एक और काम भी सोचा था आज, पीएनएल, आज ना पीएनएल को एक और तरीके से बनाना सीखना था, वो अब इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा सुनो, इधर नोट शोट शुरू हो गए। अच्छा देखो, जैसे ही सब बात सामने आएगी, बस 10 मिनट है, 10 मिनट है माजरत के साथ, इसमें मैं कोई कर नहीं सकता कुछ, मुझे पता है, इसके अलावा कि मैं इस नोट के अलावा आपको कहूँ सारे नोट्स बना लें, बल्कि इवन मैं तो ये भी कह दूँ ये नोट बना लें तो आप इसको भी बना के आ जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन आप चुप कर दें, 10 मिनट तक कोई ना बोले, मैं बता रहा हूँ, वरना मैंने 10 मिनट आगे कर देना है। अब से ऑनवर्ड जो फजूल बोला, हर बोलने वाले पे 1 मिनट ऐड होगा। अच्छा, फॉलोइंग इज ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2020। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स इकट्ठे हैं। रिजर्व्स में क्या कुछ होता है जी आपको पता है? शेयर प्रीमियम, तुम तो हर साइड पे हो जाओ जी, शेयर प्रीमियम हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती हैं, फेयर वैल्यू रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, मतलब ये ऊपर होना चाहिए था, चलो नीचे आ गया, मतलब एक जैसे रखे ना इधर। ये कौन सा जी?
फेयर वैल्यू रिजर्व हो सकता है, ये कौन से हो गए तीनों जिनको हम कहते थे कैपिटल रिजर्व, जिनमें से डिविडेंड नहीं बंट सकता। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, जनरल रिजर्व्स हो गए जिनमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है। अब करेगा क्या, क्या कर सकता है पॉसिबली, वो रिजर्व में से नीचे मिसाल के तौर पर बताता है जी शेयर प्रीमियम है, वो कहता है जी उसके बाद लेट्स से रिजर्व सरप्लस है, बस और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है तो आप फिर क्या कहोगे, इसका मतलब ये तो ऐसा बिजनेस होता नहीं जिसकी रिटेन्ड अर्निंग्स ना हो, फिर बाकी बैलेंसिंग क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। इस तरह की ज़रा प्लानिंग अभी से आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिजर्व्स के अंदर सब कुछ ही होता है, ओके। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, ट्रेड अदर पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ में आ गया, ओवरड्राफ्ट हो जाता था बैंक, कोई ऐसा मसला नहीं है। पीपीई नज़र आ रहा है, लोन टू एम्प्लॉयज़ है, ट्रेड अंदर रिसीवेबल्स हैं और स्टॉक इन ट्रेड है। कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात अभी तक तो नज़र नहीं आई, लेकिन उसने जो नीचे रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी ना, दिल धक 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 कर रहा है। उसने कहा था रीड्राफ्ट फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब लगता है सही नहीं है कुछ चीज़ें। खैर चले, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, ओ यहाँ कहीं होता नहीं है, आपने तो रीड्राफ्ट करनी है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। आप इक्विटी साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, और फिर जब आप अगर आप शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे तो उसमें भी आप लिखेंगे। नहीं याद आ रहा तो अभी सर याद तो मैंने नोट्स करा के ही छोड़ने हैं। आप लोग कहते थे नोट्स नहीं याद करेंगे, कैसे नहीं करेंगे आप लोग, हो गए ना याद इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, नंबर 2, 130 million shares were issued at premium of 5 as consideration for purchase of building and plant. Oh, याद आ रहा है कुछ? Remaining shares were allotted for, याद आया? उसने कहा रेलेवेंट नोट्स बनाओ, डाटा देखकर। अभी भाई ने कहीं से पूछा था, किसने पूछा था शुरू में कौन से नोट्स बनाने होते हैं, यहां से किसी ने सवाल किया था। हाँ, सवाल पढ़ के पता लग रहा है कौन सा नोट बनवा रहा है, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल के नोट में सिर्फ शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम नहीं आता, रिटेन्ड अर्निंग नहीं आती। और शेयर कैपिटल के बारे में उसने बताया है कि शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इतने शेयर्स जो कि इशूड अदर देन कंसिडर अदर देन कैश। यहां पर अदर देन कैश लिखते थे और नीचे रीजन लिखते थे, याद है? लिखेंगे फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। और उसके बाद अगली लाइन आपने जो याद की हुई है वो लाजमी लिखनी है आपने। लेकिन इसमें 3 कॉलम्स थे आपके, 3 रोज थी आपकी, सिर्फ 2 रोज हैं। एक अदर देन कैश और दूसरा कैश। जाहिर है फिर बैलेंसिंग क्या होगा, कैश होगा। कोई बोनस यहां पर नहीं है। आपने इससे ज्यादा बड़ा नोट बनाया हुआ है जितना इस सवाल में था। तो जैसे ही आपने सवाल पढ़ा, अब वो मेहनतें आपकी सामने आ रही हैं। सवाल पर्चे में देखेंगे ना इंशाल्लाह, जब जाकर भी सवाल जब सामने आएगा, वो डिस्क्लोजर्स पे लगाए हुए दिन और वो एक्स्ट्रा क्लासेस में बार बार की जाने वाली बातें, वो उस वक्त एकदम से आप कहोगे या अल्लाह तेरा शुक्र है हमने हिम्मत की, कोशिश की और कर लिया। लोग कहते हैं डिस्क्लोजर याद ही ना करो, वैसे ही चले जाओ। क्यों भाई यार, इतना आसान काम है। अब देखो कोई मुश्किल है, नोट सारा सामने आपके, ये बनाओगे आप। तो नोट नंबर 1 तो वो हो गया। नोट नंबर, चलो मैं ऐसा करता हूं, नोट नंबर 2 वैसे बनता है ना, क्योंकि अभी तक मुझे कोई वो बेसिस ऑफ प्रेपरेशन नहीं कहीं। और उसने नीचे ये भी लिख दिया है अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स आर, अभी भी शुक्र है, अभी भी नहीं मांगे उसने, तो इसलिए कहा हुआ है खतरा है, याद कर लेना। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हुई थी ना, वो याद कर लेना। किसी एक दिन ऐसा हो जाना है कि उसने यहां पर लिख देना है नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड। तो 2-4 चीजें आपकी सामने हों, लीज का अगर एडजस्टमेंट है सवाल के अंदर, या पीपीई है या स्टॉक है, 4-5 चीजों के आइटम्स के लिख देना, ताकि उसको पता लग जाए कि इसको पता है पॉलिसी नोट्स होते क्या हैं। ओके, आज रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं यहां पर नोट नंबर 2 लिख रहा हूं कि शेयर कैपिटल का नोट बनेगा एक, आप जो घर पे बनाएंगे। बना लेंगे ना, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। नेक्स्ट, रिजर्व्स इंक्लूड रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन पीपीई ऑफ 130। रिजर्व्स में वो कह रहा है इस 2040 में कह रहा है जी कितना पड़ा है सरप्लस, 190 का सरप्लस पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी बात अभी आपको पता लगी है, शेयर प्रीमियम भी है। शेयर प्रीमियम कैसे है, देखो ना, ये जो 130 मिलियन शेयर्स इश्यू हुए हैं, ये एट अ प्रीमियम ऑफ, यहीं से ही प्रीमियम निकलाना। ले यार मैं ऐसे ही जा रहा था, 130 इंटू 5 कितना बनता है, 130 इंटू 5, 130 इंटू 5 650 क्या है, शेयर प्रीमियम। तो फिर बाकी कोई चीज अगर और ना मिली सवाल के अंदर
कोई और चीज ना मिली तो इसका मतलब क्या होगा, फिर बैलेंसिंग फिगर क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं ना होता जिसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स ही ना हो। और बोलो अब आपने क्या बनाना है, रीड्राफ्ट करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फेस के ऊपर कैपिटल, रेवेन्यू, रिजर्व्स अलग अलग नजर आने चाहिए थे। रिजर्व लिख के जान छुड़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी देखो हमने ये काम किया है, ये देखो हमने ये शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, फेयर वैल्यू रिजर्व अलग अलग दिखाए, ठीक है। तो शेयर प्रीमियम, दूसरा कौन सा है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग अलग नजर आने चाहिए। ये क्या होता है, रिजर्व्स। कोई पता नहीं आगे को फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट आ जाए तो फेयर वैल्यू रिजर्व भी बीच में से निकल आए, लेकिन ये कहानी थी तो मुश्किल नहीं है। अब फेस के ऊपर ही करोगे आप, मतलब अगर और कोई एडजस्टमेंट ना निकली तो आप जो बैलेंस शीट बना रहे होगे घर पे बैठे हुए, उसमें जो इक्विटी होगी उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालोगे, आप कहोगे 2050 माइनस 190 माइनस 650, लो तो जो भी है, अगर कोई और चीज नहीं आती तो आप कहोगे जी ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग है। बैलेंस शीट आप जब रीड्राफ्ट कर रहे होगे ब्रैकेट में कर देना, बस कोई मसला नहीं, ये तो वर्किंग है, ठीक है, ओके। अच्छा, नोट अभी तक सिर्फ एक ही बना है, आगे बढ़ो। दो कौन सा, अच्छा हाँ हाँ, वो बनाने वाला तो वो तो कॉपी पेस्ट, बनाने वाला तो एक ही बना है ना। अच्छा नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कंप्राइजेज ऑफ लोन फ्रॉम बैंक 1100, आउट ऑफ विच 250 इज पेबल इन नवंबर, एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स। लो जी, उसने इसको इकट्ठा ही शो किया हुआ है। नहीं यार, इनको क्या करना होता है, आपने सेपरेटली शो करना है, सेपरेटली। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स याद है ना, जाके देखो सन्ड्री के अंदर लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को फेस पे शो करो। अब आपने सेपरेटली अपनी बैलेंस शीट के अंदर नॉन लाइबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म क्या लिखा हुआ है, हाँ लोन फ्रॉम बैंक्स, तो लॉन्ग टर्म लोन्स या लोन फ्रॉम बैंक्स अलग लिखाने हैं और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अलग दिखाने हैं। अच्छा, फिर इन लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर कुछ करंट पोर्शन भी है, तो एक छोटा सा नोट यहां पर बना लेना मुनासिब होता है। आपको सिखाया हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने यूं लिखना है लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं जी वैसे बाय द वे, जितने भी हैं उसमें से आपने लेस कर देना है उसका करंट पोर्शन, जितना भी है, कितना है वैसे 250, ये लेस कर देना है, और जो बाकी है वो नॉन करंट। अब जब आपने फेस के ऊपर जाकर लिखना है तो नोट्स का रेफरेंस दे देना है, ठीक है। तो करंट पोर्शन को नोट से रेफर हो जाएगा खुद ब खुद, यहाँ से 250 आ जाएगा, और नॉन करंट जो बचा हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। करवाया हुआ है ये काम, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ आप एक बार इसको करके आ जाएं। मैंने तो करवाना ही है दोबारा, मुझे अच्छा लगता है सवाल, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। फुल फ्लैज नोट सारे इसकी जितने इसमें बनाए कहीं पे नहीं बनवाया है, 20 नंबर का सवाल, लेकिन ये आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ। अब देखो पढ़ा हुआ है जो वही सामने आ रहा है, आगे देखो ट्रेड अदर पेबल्स में पढ़ा है अनपेड डिविडेंड। क्या ट्रेड अदर पेबल्स में पढ़ा है, और सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स मत भूलना, अनक्लेम डिविडेंड को तो फेस पे शो करना है, तो और कुछ भी नहीं करना जी, और कुछ भी नहीं करना। आपकी जो बैलेंस शीट बन रही होगी उस बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज चल रही होंगी, तो ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं, ट्रेड एंड अदर, सॉरी इधर ट्रेड एंड अदर पेबल जो हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो जितने सवाल में गिवन है, कितने 1610 है, इसमें से आप क्या माइनस कर दो, ये 18 जो है, ये इधर नहीं यार, इधर नहीं, इसको कहां शो करो, अलग से, अनक्लेम डिविडेंड। अब बस ये है, इतना सा काम है, इसका कोई नोट नहीं बनता था, इसके बारे में सिर्फ कंपनी एक्ट ने कहा था इसको फेस पे दिखाओ, नहीं नजर आ रहा तो दिखा दो, दूसरी जगह पे क्लब नहीं करना। ओके, समझ आ रही है, सारी बातें आपने पढ़ी हुई थी, उसने सही बजा के उसने कंपनीज एक्ट के नोट्स पूछे, फिर यहाँ पे आके अब मेहनत करने वालों ने हाथ पांव मार लिए, और जो छोड़ के गए थे, कोई नहीं 7-8 नंबर का आता है, पूरा सवाल ही छोड़ के आए होंगे फिर 20 नंबर, ठीक है। क्योंकि जब 2-4 चीज समझ नहीं आती तो बच्चा फिर बस कहता है लो जी बग गया, उड़ गए। और आपका फेवरेट, लोन टू एम्प्लॉइज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ 180। क्या भाई क्या कह रहे हो, लोन टू एम्प्लॉइज में डायरेक्टर्स वाले भी पड़े हैं, कितने पड़े हैं, 1। यार अगर ये पड़े हैं तो ये तो ऐसे नहीं पड़े होने चाहिए थे जैसे इन्होंने पड़े हुए किए हैं। क्या मतलब, इसके बारे में तो हमने क्या बताना है, रिकंसिलिएशन पर्पस, याद आ रहा है। अच्छा हाँ, वो साथ ही आ जाता है ऑनलाइन है या नहीं है। अब देखो इसके बारे में डिटेल बताएगा, तो डाटा पढ़ रहे। अब पीपीई का, आपको पीपीई का नोट क्यों नहीं बना रहे, आगे बस खत्म कहानी, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट की एडजस्टमेंट है, तो पीपीई का क्यों नहीं नोट बना रहे हम, बन ही नहीं सकता यार, क्या करें। शेयर कैपिटल का क्यों बना, उसका डाटा गिवन था,
जिस सवाल में शेयर कैपिटल का नहीं होगा उसमें शेयर कैपिटल लिख देंगे, उससे पीपी का होगा वो बना देंगे। डाटा बताएगा आपको कौन से नोट बनाने हैं। उसने ये कहा रेलेवेंट नोट्स बनाओ, जो बन सकते हैं बनाओ, ठीक है। अच्छा, वो कहता है ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री हाउस फाइनेंसिंग फॉर 10 years एज पर कंपनीज पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पर्पस आ गया, डायरेक्टर्स वाले भी एम्प्लॉइज वाले भी, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री हैं और कंपनी पॉलिसी के तहत हैं। इसलिए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है आपने जो ये एम्प्लॉइज वाले लोन्स हैं इनके बारे में, जो जितने भी बचते हैं इनके बारे में कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं देना, क्योंकि ये लोन टू एम्प्लॉइज है एज पर HR पॉलिसी। एज पर HR पॉलिसी हो तो फिर कोई डिस्क्लोजर नहीं देते, याद है, बातें भूलनी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर वाले चाहे HR पॉलिसी वाले भी हैं उनके बारे में ये बातें बतानी है, ठीक है। तो आपने रिकंसिलिएशन बनानी है। ओपनिंग कितना था, डिसबर्समेंट, रीपेमेंट और क्लोजिंग। डिसबर्समेंट तो जीरो है, रीपेमेंट तो जीरो है। डिसबर्समेंट क्या है जी, वो कहता है जी जो अमाउंट नजर आ रही है उसका 30% इस पीरियड में डिसबर्स हुआ है, वहां से निकलेगा। ओपनिंग मेरे ख्याल में कोई नहीं था, शायद सारे ही इसी साल गए हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, ट्राई कर सकते हैं आप। 30% ऑफ द अमाउंट डिस्पर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर, रीपेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर, इसलिए मैंने कहा कि रीपेमेंट कोई नहीं आनी, ठीक है। लोन टू एम्प्लॉइज हैं, ऑल ऑफ दीज लोन आर इंटरेस्ट फ्री फॉर 10 years एज पर कंपनीज पॉलिसी। अच्छा, अब मुझे ना कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा कि ये पहले से चले आ रहे हैं, इसलिए अज्यूम यही करना है ना कि ओपनिंग जीरो है और 30% इसमें से 30% जो है, ऑल ऑफ लोन आर इंटरेस्ट फ्री 10 years एज पर पॉलिसी, 30% ऑफ द अमाउंट वॉज डिस्पर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर। डिस्पर्स कितना हुआ है, जितनी असल में अमाउंट थी उसका 30%। तो बहरहाल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, नोट आपके जहन में आ रहा है। तो लोन टू डायरेक्टर्स का नोट बनेगा, रेकंसिलिएशन, पर्पस लिखोगे, लोन टू एम्प्लॉइज को बस अलग लिख देना डायरेक्टर्स से नोट में जाके। यहां पे आप नोट नंबर कौन सा पहुंच गए जी, नोट नंबर जबरदस्ती करके मैंने वो लॉन्ग टर्म लोन वाला बनाया, तो इसको नोट नंबर 4 बनाएंगे। अब नोट 4 में जाकर आपने यूं करके तोड़ के लिख देना, नोट 4 में आपने लोन टू डायरेक्टर्स अलग और फिर लोन टू एम्प्लॉइज अलग। लेकिन एम्प्लॉइज वाले को मजीद कुछ नहीं करना क्योंकि वो एज पर HR पॉलिसी है। और यहाँ पे आपने शुरू हो जाना 4.1, 4.2, जैसे जैसे आप जरूरत पड़े, ठीक है। और आखिर में अगेन मैथमेटिक्स का मसला है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ 30 million। क्या ये सही है? ये 265 बेसिकली क्या है, वो कह रहा है जी नेट बैंक ओडी है, नेट बैंक ओडी है कितना जी, 265। हालांकि ये नेट नोट करने की इजाजत नहीं होती, उनके किसी बैंक का ओडी होगा, किसी बैंक का पॉजिटिव होगा। वो कहता है कि जी ये जो ओवरड्राफ्ट है, अच्छा कैश के साथ नेट कर दिया है। अल्लाह के बंदे, यानी कि तुमने ये कर दिया है, तुमने ऊपर तुम्हें जो ऊपर ग्रॉस बैंक ओडी आ रहा था, पता नहीं कितना ओवरड्राफ्ट था, तुमने कहा उसमें से कैश को नेट करो कितना, और तुम नेट ये शो कर दो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। तो हद हो गई यार, ये तो सही नहीं है। तो रिवर्स बैक करो, बैलेंसिंग निकालो जी। ये देखो जिंदगी एक धोखा है, ये कहीं नहीं जाना, ये करंट लायबिलिटीज में, ये करंट एसेट्स में। अगेन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, मतलब इसका कोई डिस्क्लोजर नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बस करेक्शन करके इसको शो करना है। और उसके बाद जो घर पे आपने करना है, यहां से ऑपरेटिंग सेगमेंट का भी उसने नोट यहीं पे बनवा लिया था। और छोड़ो IFRS 8 को छोड़ो, तो आप ये पूरा सवाल करें, मैं बस एक ही ये होमवर्क रख रहा हूँ, दूसरा मैं सोच रहा था लेकिन वो नहीं देता है। वो बहुत आसान, शेयर कैपिटल का नोट उसमें बनाना है, लेकिन वो फिर कभी। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज, मुझे उससे कोई मसला ही नहीं, जिसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ वो तो देख रहे हैं ना। और तो फिर अब तुम्हारा क्या मतलब है, मैं किसको दिखाने की बात, अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार। तुम्हें क्या लगा मैं कैमरा में किसी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? बीच में जो हुई है मैं कहा खैर हो। अच्छा, ईयर एंड है 30 जून हमारा 2021, और अज्यूम करो आज 1 अगस्त है। वही वाली कहानी फिर, ठीक है, कि ये 384 का तो आप पता लग गया ना अब आपको कौन सा सफ़ा है। अच्छा जी, अब ईयर एंड हमारा हो रहा है 30 जून 2021 पर, और आज हम खड़े हुए हैं
यकम अगस्त 21 पर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पता नहीं कब जाके फाइनल हुई होंगी, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। बस जुलाई का महीना गुजर गया है, अगस्त के पहले दिन खड़े हैं। एक महीना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारा रिपोर्टिंग डेट के बाद एक महीना गुजर चुका है आज जिस दिन हम खड़े हैं, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 21, और ये कहाँ की बात हो रही है, ये तो यहाँ कहीं की बात हो रही है। ऑन यकम जनवरी 21, ऑन यकम जनवरी 21, डिफरेंट सी कलर, रेड कलर, ऑन यकम जनवरी 21 क्या हुआ? हॉलवा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, ये इंग्लिश नेम है, ओके। HAL लॉन्च्ड व्हीकल विद द ब्रांड नेम ऑफ डीलक्स। यकम जनवरी को इन्होंने डीलक्स बेचना शुरू कर दिया। इन मार्च 21, ये भी यहीं कहीं साल एंड होने से पहले, मार्च 21, रिपोर्ट्स वर सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया दैट कार्बन एमिशंस फ्रॉम डीलक्स एक्सीड द रेगुलेटरी लिमिट्स। ये होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने किया है? अच्छा माशाल्लाह, बाकियों का क्या है पता ही है, हो ही जाना है। चलो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको तो करवाने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है ना जो जिस तरह भी हो, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक। जो गोस्ट ऑफ लेग्स हैं उनको टॉक्स से मनवाने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको लेग्स से ही मनवाया जाना चाहिए। अच्छा जी, मार्च के अंदर रिपोर्टें आने लग गई हैं, रिपोर्टें कि जितना धुआं निकालने की इजाज़त दी हुई है गवर्नमेंट ने, डीलक्स उससे ज़्यादा धुआं निकाल रही है। अच्छा जी, तो फिर क्या करें जी? अब क्या हो सकता है जी? इन मई 21, HAL announced to halt the sale of Deluxe upon receiving an inquiry from रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मई में आ गया नोटिस। जब नोटिस आया तो HAL ने रोक दी सेल डीलक्स की, ठीक है जी। गड़बड़ हो गई, अब सारी समझ आ रही, सारी कहानी हमारे साल में हो चुकी है। बिक गई गाड़ियां हमारे साल में, रिपोर्टें गर्दिश भी करने लग गई, और ईयर एंड से पहले कब? इन मई, इधर कहीं आपको नोटिस भी आ गया है और आपने सेल रोक दी है। अब यहां से आगे कहानी शुरू होती है। ऑन यकम जून 21, और इधर ही आपने यही तीसरा टिक, ये सेम टिक है, इसको डबल टिक कर देते हैं, मैसेज रीड हो गया अच्छा अभी डिलीवर हो गया, ओके, ब्लू नहीं हो सकता अब। अच्छा जी, वो कहानी है ना मेरे सभी नवी नवी कहानियाँ जी। अब ये ग्रीन भी होगा, रेड भी होगा, मैं क्या फिर पिंक भी हो जाएगा हद होगी। अच्छा तो यकम जून को आपने मतलब तैयार श्यार हुए, साफ साफ बने, ठीक है, आपने पैंट कोट या पेस कोट शेस कोट पहनी है, और आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या अनाउंस किया आपने? HAL ने आके अनाउंस किया। HAL मतलब कोई डायरेक्टर आया होगा, CEO आया होगा, कोई स्पोक्स पर्सन ही आना है। हाई एमिशंस वर कन्फर्म्ड इन दोज बैचेस ऑफ डीलक्स। जी हम मानते हैं धुआं ज़्यादा था। विच वर प्रोड्यूस फ्रॉम मार्च 21 एंड ऑनवर्ड्स ड्यू टू डिफेक्ट इन असेंबली ऑफ ओमिशन किट। वो जो मार्च से लेकर, मतलब पहले वाली हैं ठीक हैं, जनवरी में जब लॉन्च किया था तो पहले वाली ठीक चली, मार्च में एमिशन किट गड़बड़ हो गई, जिस वजह से मार्च से ऑनवर्ड्स जो भी गाड़ियां बनी हम मानते हैं उनसे कार्बन एमिशन ज़्यादा हुई है। अब मान गए गलती, अब ये अनाउंस किया है, ये तो अब टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, कि अब ये मान रहे हैं इस बात को कि एमिशन ज़्यादा हुई हैं। और साथ ही उन्होंने ये एक तो मान लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो उन्होंने अपनी गलती मान ली, कन्फर्म्ड, ठीक है जी, अनाउंस कर रहे हैं जिसमें कन्फर्मेशन किया उन्होंने कि एमिशंस वर हाई। फिर साथ ही उन्होंने ऐलान किया है, और जी कस्टमर्स कैन गेट द डिफेक्ट्स फिक्स्ड फ्रॉम ऑथोराइज्ड डीलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दें हमें, क्योंकि ये डिफेक्ट आया है एमिशन किट में, उसको थोड़ा चेंज करना है या उसी को रिपेयर करना है, जो भी करना है, हम अपने डीलरशिप जहाँ से आपने गाड़ी ली है वहाँ से आप रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम उनको थोड़ा ट्रेन कर लें कि किस तरह से आपकी वो एमिशन किट रिपेयर करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिपेयर करवा लें, लेकिन कब से ऑनवर्ड्स? या कम जुलाई 21। मुझे बताएं
यकम जून पे ये ऐलान कर रहे हैं कि यकम जुलाई से आप सही करवाने आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 30 जून पे खड़े होकर खुद को लायबल तो नहीं फील करेंगे? क्यों? वो जब आएंगे तब करेंगे। ये तो रिपेयर है, फ्यूचर रिपेयर, वो और चीज होती थी। फ्यूचर रिपेयर और चीज होती थी। वहां पर पास्ट इवेंट होता था रिपेयर होना, आपका हवाई जहाज रिपेयर होगा, आपकी स्मोक फिल्टर फिट होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप गाड़ियां बेच चुके हैं जनवरी फरवरी मार्च में, उन्होंने मार्च में धुआं छोड़ दिया है फिजा में, फास्ट इवेंट हैज बीन डन। तो अब अगर आपने और फिर आपने सबसे बड़ी बात, आपने अनाउंस कर दिया कि अब आपकी ऑब्लिगेशन बन गई। ठीक है, अच्छा अगली बात उन्होंने कहा, और जी हम इंशाल्लाह जो है वो सेल्स जो है वो दोबारा रिज्यूम कर लेंगे यकम जुलाई से ही, जब आपको जो है वो हम सही करके दे देंगे। ठीक है जी। अब द सीनियर मैनेजमेंट, ये सारे ऐलान ख़त्म हुआ, अब एकदम से अब इश्तिहार चलने लग गए। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, अब दोबारा इश्तिहार चल गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या आके अनाउंस किया है HAL ने, हम मानते हैं जी एमिशन ज़्यादा हुई हैं, पोल्यूट कर दिया हमने एनवायरनमेंट को। वजह उसकी यह है कि मार्च से ऑनवर्ड जितनी भी गाड़ियां बनी थी उनमें एमिशन किट का मसला था। सारे कस्टमर्स जिनके पास भी ये मसला आ रहा है वो यकम जुलाई से हमारी डीलरशिप पर आकर मुफ्त में इसे रिपेयर करवाएं। ऐलान ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफिज़। अब उसके बाद ये ऐलान करके गारा आ गए, अब ईयर एंड आ गया है, अब सारे मसले आगे खड़े होने। ठीक है, मसला नंबर 1, मैंने सीनियर मैनेजमेंट हैज़ समराइज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द अबव मैटर। क्या जी? ऑन 10 जून 21 अ पेनल्टी ऑफ 20 मिलियन वॉज इम्पोज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। हैं किस दिन? यहाँ पर इन्होंने एक पेनल्टी इम्पोज कर दी। इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं क्या मिसाल से, अब आपको 10 जून को बिजली का बिल आ गया, ये आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपकी, ये सवाल नहीं आपकी बात। ठीक है, आपको 10 जून को बिजली का बिल आ गया, ये ज़रा एग्जांपल सुन लें। ठीक है जी, और बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने इस बिल की ड्यू डेट लिखी हुई थी। ठीक है, ड्यू डेट इस पे लिखी हुई थी 10 जुलाई ते 20 जुलाई। ठीक है जी, 20 जुलाई इस पर क्या लिखा हुआ था? ड्यू डेट। कि ड्यू डेट इसकी जो है वो पेमेंट की लास्ट डेट क्या है जी? 20 जुलाई। अब मुझे बताएं, बिजली का बिल जो है वो आया आपको 10 जून को है। ठीक है जी, तो आप अगर 30 जून पर खड़े हैं तो क्या आप सिर्फ बिल के लिए खुद को लायबल फील करेंगे या जुर्माने के लिए भी? जुर्माना कब पड़ेगा? जुर्माना कब पड़ेगा? जब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उस बिल की गुजरेगी। छोड़ो यार इसमें क्या लिखा, मैं तो आपके सादा बात कर रहा हूँ, आपको जो घर में बिल आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं होता उसमें 40 दिन का टाइम, पर मैं कह रहा हूँ ना इसमें है, बस ठीक है, मिसाल से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। उसके ऊपर लिखा हुआ है बस, ठीक है, उन्होंने गलती से लिख दिया होगा, आपके पास है ड्यू डेट। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, 10 जून को बिल आया आपको और उसके ऊपर लिखा हुआ है 20 जुलाई तक इसको जमा करवा दें वरना जुर्माना पड़ेगा। होता है ना लेट पेमेंट सरचार्ज, वो ड्यू डेट के बाद पड़ता है। अब अगर 30 जून पे आप खड़े हैं तो क्या आप सिर्फ बिल के लिए लायबल फील करेंगे या उस पर पड़ने वाले जुर्माने के लिए भी? बिल के लिए। ठीक है, अच्छा अगर आप 30 जून पे नहीं, आप 10 जुलाई पे खड़े हैं, साल भी अगला आ गया है, फिर कितने के लिए? 19 जुलाई पे खड़े हैं। इसका मतलब अगर आप यूं कहना चाहें, मैं अगर ये कहना चाहूं कि लेट पेमेंट सरचार्ज यानी जुर्माना लेट पेमेंट सरचार्ज के लिए पास्ट इवेंट क्या होना चाहिए? बोलो, लेट पेमेंट सरचार्ज के लिए पास्ट इवेंट क्या बनता है? ड्यू डेट का पास्ट होना। ठीक है, पास्ट इवेंट क्या बनता है जी? पास्ट इवेंट क्या है जी? ड्यू डेट का पास हो जाना, ड्यू डेट का गुजर जाना जी, ओवर ड्यू हो, ऐसा ही है। चलो अब आगे पढ़ो।
अच्छा, वो क्या कह रहा है, 10 जून को पेनल्टी 20 मिलियन की लग गई। अब ये पेनल्टी क्यों लगी है, ये पेनल्टी क्यों लगी है, वॉज इम्पोज बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्यों लगी है, क्योंकि आपने मार्च में ये गलत गाड़ियां बेची थी और उसकी पेनल्टी आपको 10 जून पे लगी है। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी वो माँ प्रोविजन है जिसकी वजह से बाकी प्रोविजंस ने पैदा होना है। फिलहाल तो ये सबसे बड़ी प्रोविजन है जो आप पर पड़ चुकी है, क्योंकि आपने मार्च में गाड़ियां बेच ली हैं और उन्होंने धुआं छोड़ दिया है और जुर्माना लग गया है। तो ये 20 मिलियन पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसके बारे में आप वही लिखोगे कि किस दिन आया, द पेनल्टी इम्पोज बाय गवर्नमेंट 10 जून इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट विच इज इन दिस केस इज सेल ऑफ डिफेक्टिव कार्स एंड रिलायबल एस्टिमेट हेयर बाय मेड 20 मिलियन एंड इट शैल बी रिकॉर्डेड एज आ प्रोविजन। यहाँ तक को मसला, बाकी साथ आप लिख लेना, साथ डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। अब तो हमें पता है प्रोविजन का हम साथ डिस्क्लोजर भी देते हैं। जब एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट किया होगा तो यूजर को होगा ना कि यार ये 2 करोड़ की किस चीज़ की प्रोविजन बुक की हुई है आपने, तो बता दो जी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 25 जुलाई, लो जी 25 जुलाई पर 10 जून पे इनको क्या आया था नोटिस कि आपने क्या करना है, आपने ये पेनल्टी पे करनी है। पता नहीं अभी नहीं लिखा हुआ कि कितने दिन में पे करनी है, लेकिन 25 जुलाई को एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन वाज इम्पोज, 2 मिलियन की और पेनल्टी पड़ गई। क्यों जी, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन। अच्छा, यहाँ से एग्जाम्पल बनाई हुई थी मैंने। 10 जून को आपको जुर्माने का नोटिस आता है गवर्नमेंट से और उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको 20 जुलाई तक 40 दिन के अंदर अंदर पे करना है। 25 जुलाई आ गई है, अगर नोटिस आ रहा है कि भाईजान आपने अभी नहीं पे किया, मजीद 2 मिलियन पे करो, तो इसका मतलब आपने पे नहीं किया हो ना। और आज कौन सा दिन है वैसे, आज तो 1 अगस्त है ना, अभी तो 1 अगस्त है। उससे पहले क्या हो गया, आपको यहां पर खड़े होकर क्या आ गया जी, एक एडिशनल पेनल्टी पड़ गई। अब मेरा अगला सवाल, आपके दिल में पता है क्या आ रहा है, आपके दिल में ये आ रहा है कि यहां से जो लेकर यहां तक ये डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो इस डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर 2 मिलियन है तो 2 मिलियन में से मेरे ख्याल में 10 जून है तो 20 दिन इधर और 20 दिन उधर पड़ते हैं, तो आधा यानी 1 मिलियन की प्रोविजन इसकी भी बुक कर लें। क्या ख्याल है, डिफ़ॉल्ट तो हो रहा था ना, डिफ़ॉल्ट हो रहा था, बस वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ये गोली मैंने जो कराई इसमें समझ गए आप क्या। इस एडिशनल पेनल्टी का पास्ट इवेंट 20 जुलाई है। अगर इसमें लिखा होता ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता ड्यू डेट 10 को जुर्माना आया है और उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने 20 जून तक पे करना है, तो फिर 10 दिन का डिफॉल्ट इस साल के अंदर हो जाता, 10 दिन का जुर्माना इसमें से आप इस साल में बुक करते एज अ प्रोविजन। पर मसला क्या है, ये जुर्माना किस पर लगा है, लेट पेमेंट सरचार्ज। आफ्टर 40 दिन गुजरे, ये 40 दिन लिखे होंगे ना उसके बाद ये 40 दिन में ना पे करने की वजह से ये जुर्माना पड़ा है। तो वो इवेंट कब हुआ होगा जाके, वो इवेंट तो हुआ है 20 जुलाई पे जाके। 20 जुलाई से पहले 19 जुलाई तक, 18 जुलाई तक, 17 जुलाई तक आप सिर्फ 20 मिलियन के लिए लायबल फील कर रहे थे, इस 2 के लिए तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो 30 जून तो फिर और भी पीछे आ गया। 30 जून पे और ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप इस 2 मिलियन के लिए खुद को लायबल फील करें। बात समझ आ गई। तो इसलिए इस 2 मिलियन के बारे में आपने क्या कहना था कि दिस रिलेट्स टू इवेंट्स दैट कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। और वो इवेंट्स क्या हैं जो अरोज हुए, वो क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, ओरिजिनल पेनल्टी, जिसकी वो प्रोविजन 20 मिलियन बुक की हुई है आपने, एडिशनल की बात कर रहे हैं, जिसको आपने 20 जुलाई तक यानी 40 दिन में पे नहीं किया। तो ये नॉन पेमेंट विद इन ड्यू डेट इज द पास्ट इवेंट। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, इसके लिए आपने अगर मटेरियल हो तो डिस्क्लोज कर देना। 20 की एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन कह दो पेबल कह दो एक ही बात है तो लायबिलिटी। पेबल कह सकते हैं क्योंकि भाई का ये ख्याल है कि 40 दिन का भी पता है आपको और अमाउंट भी एग्जैक्ट पता है। असल में ना एक लाइन लिखी हुई थी थोड़ी सी, जिस वजह से मैं थोड़ा सा प्रोविजन का लफ्ज़ यूज़ कर गया। अगर अगली लाइन हम पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है HAL हैज़ डिसाइडेड टू चैलेंज द एडिशनल पेनल्टी। अच्छा, वो सिर्फ एडिशनल है, कर सकते हैं बिल्कुल 20 मिलियन के लिए, मुझे सिर्फ एडिशनल नजर आया। खैर चलें छोड़ें, ये सही है, कर सकते हैं, प्रोविजन या पेबल कोई मसला नहीं है।
पेएबल भी कर दें, एक ही बात है। असल क्या है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन या पेएबल क्रेडिट करना है या नहीं करना, करना है। 2 मिलियन के बारे में एक्सपेंस डेबिट पेएबल या प्रोविजन क्रेडिट करना है या नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। वैसे वो प्रोविजन ही है क्योंकि उसमें तो उन्होंने अब चैलेंज करने का भी सोचा है। खैर यहाँ तक को मसला, ये 2 पॉइंट्स हो गए। 20 मिलियन की प्रोविजन आपने बुक कर ली और एडिशनल 2 मिलियन की प्रोविजन बुक नहीं की, ठीक है। साथ साथ सोल्यूशन को नज़र मार लेते हैं मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है, ये साथ ही ओपन कर लेते हैं। बस ये आखिरी सवाल है जी, फिर छुट्टी आपके बहुत करीब है। मैंने तो सवाल ही नहीं लब रहा। अच्छा वही वो, हाँ चलो तब उसके आने तक तो पढ़ सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, अब तो आए, तब तो यार ऐसे ना करो यार, नुकसान तो ना करो मेरा। पेज नंबर नहीं यार, नहीं, वो उसका फ़ायदा तभी है जब आप लोग उसको पिए। क्या क्या कह रहे, बता दो, क्या कह रहे, घर जाना है। द ट्रीटमेंट ऑफ गिवन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, पेनल्टी ऑफ 20 मिलियन शुड बी रिकॉर्डेड ड्यू टू लीगल ऑफिंग अराइजिंग ऑन 10 जून एनएलटी, थोड़ा सी लिखा है उन्होंने, ठीक है। एडिशनल पेनल्टी 2 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज बीन इम्पोज, हमने ज़्यादा तफसीली बात कर दी है, ठीक है ना। तो आप तफसीली बात ही कीजिएगा, हमें आदत पड़ी हुई है, अब जवाब लिख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ें जी, डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। ये कौन सी, जो बिक गई होगी ईयर एंड पर, इन्वेंट्री कैसे होगी अगर बिक गई होगी तो उसमें क्या है जी, डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री और डीलक्स विल बी फिक्स्ड बाय HAL, यानी जो गाड़ियां डीलक्स जो इस वक्त बन चुकी हैं विद डिफेक्ट बन चुकी हैं। इस तरह का एक सवाल और भी देखा था, कोई देखा था, बैटरियां थी। अच्छा, उसके अंदर कुछ इस तरह से था कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमने ली थी, लेस हमने किया था एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, याद आ रहा है, हाँ वो भी था, ठीक है जी। इस तरह से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट भी हो सकती है, आप इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर भी, वो कभी कभी FAR 1 इंट्रो में आपने यूं भी देखा होगा, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर भी इसको कह देते होते थे, ठीक है ना। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पता नहीं कितनी है, लेकिन क्योंकि पता नहीं कितने की बिकेगी, वो तो जब अब जुलाई में दोबारा सेल शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने की बिकेगी, फिलहाल वो पता नहीं है। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनकी फ्यूल किटें ख़राब हैं, एमिशन किटें ख़राब हैं, इनको रिपेयर कराना पड़ेगा, बोलो। अच्छा, वो कह रहा है विच विल बी फिक्स्ड बाय HAL एट इट्स फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में सही करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। द रीवर्क कॉस्ट विल बी 15 मिलियन, यानी कि कॉस्ट टू कंप्लीट नहीं है आज, कॉस्ट टू रिपेयर है, ठीक है। कितना है, 15 मिलियन, ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन, यार ये तो ऑपरेटिंग लॉस है। वो बल्कि क्या कह रहा है कि जो हमने कुछ अरसे के लिए प्रोडक्शन बंद रखनी है, इस वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा, वो भी हमारा नुकसान ही है, उसकी प्रोविजन बना लें। तो भाई पहली बात, उसकी तो बिल्कुल ही प्रोविजन नहीं बनानी है, ये तो बेतुकी बात है, आपने काम बंद किया तो प्रॉफिट नहीं आया तो इस वजह से ये आपका नुकसान है, इसको बुक कर लें, ठीक है, ये कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हाँ, बात हो सकती है तो हो सकती है किसकी, 15 की, लेकिन 15 के बारे में भी बताएं, क्या इसकी कोई प्रोविजन बुक होगी, 15 की प्रोविजन बुक होगी जी, नहीं, 15 को आप प्रोविजन में नहीं डाल सकते। 15 के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि इसको आप NRV की कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रोविजन नहीं बुक करेंगे, ठीक है। कितनी देर की होगी यार, क्लास ज़्यादा बड़ी भी हो जाए ना, 2 पार्ट्स कर लेने थे। अच्छा, नंबर 3, ये सवाल बस पूरा करके छुट्टी है भाई, ये समझ आई बात की, साथ साथ पढ़ते जाएं। नंबर 2, रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15 शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, रीवर्क कॉस्ट शुड बी डिडक्टेड इन कैलकुलेटिंग NRV डीलक्स ऑफ डीलक्स एंड वुड बी कंपेयर्ड विद कॉस्ट, ठीक है जी, ये ज़रा तफसील से लिख दिया। नो प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, ये किसी प्रोविजन के अंदर नहीं आया करता, ठीक है। अब आगे आसान है, असल में मसला पहले का ही था, ये जो 2 मिलियन वाली बात है ना, ये समझ, बस वो अल्लाह की तरफ से ये बात ज़हन में आ गई तो अल्लाह ने आपको ये जल्दी समझा दिया, ठीक है। डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल्स सोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू मई will be fixed by authorized dealers in July and August. The cost will be reimbursed to dealers at the end of each month on basis of actual number. Though HAL is legally bound to fix the defect in all vehicles which will cost approximately 50 million, management estimate that only, अच्छा इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था,
आप को क्या लग रहा है कि 50 मिलियन की कॉस्ट होगी, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट को लगता है कि 50 मिलियन, यानी कि वो तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया ना, हमने इतनी गाड़ियां बनाई थी जिनमें ये डिफेक्ट था। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री में धमाका हो गया और कुछ मज़दूर ऐसे थे जो, फैक्ट्री हैगी तेरी यार, ठीक है, तो कुछ मज़दूर ऐसे थे, कई मज़दूरों की जानें चली गई, उनमें कुछ मज़दूर ऐसे थे जिनका ताल्लुक जो है वो मिसाल के तौर पे जिनका ताल्लुक तुर्कमानिस्तान से था, अज़रबैजान से था, अफ़गानिस्तान से था, इस तरफ से आए वो लोग थे। अब वही लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, बस हादसे में बेचारे इंतकाल कर गए, उनको आपने यहाँ पे जनाजा शनाजा करके दफना दिया। अब बहुत कम चांस है, आपको नहीं लगता कि इतने दूर से वो कोई क्लेम लेने उनके जो है वो घर वाले ख़ानदान वाले आएंगे, बहुत कम चांस है। अब ये बिल्कुल वैसी बात ही बन गई कि आप वो जैसे हमने कहा था रीस्ट्रक्चरिंग का हमने ऐलान किया है, तो 20 लोग अभी तक आ गए हैं, 30 मज़ीद आ सकते हैं, तो सबकी प्रोविज़न बुक करो, क्योंकि अभी जितने आए हैं उसको छोड़ो, आपका जो अंदाज़ा है वो बेहतर। ऐसे ही यहाँ पर भी तो है, आप अगर सारी सही करो तो ये, बल्कि सुबह भी शायद इस तरह की कुछ बात हुई है, मुझे लगता है सुबह नॉर्मल क्लास में, चलो कोई नहीं, खैर 50 अगर सारी गाड़ियाँ जो डिफेक्ट वाली हैं वो सही करो तो 50 मिलियन लगना है, लेकिन आपका ख्याल है सही तकरीबन होने ही कितनी आएंगी, 40%, 80%, ठीक है, 85% सही होने आएंगी। तो वो जितने परसेंट सही होने आएंगी प्रोविजन सिर्फ उन्हीं की आपने बुक करनी है, ठीक है, बात समझ आ गई? क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट का एस्टीमेट अभी मुझे लगता है कि मैंने बात की है, मुझे क्यों, हाँ सुबह वाला सवाल याद करो, 12,000 मिनट्स ऑफ नेट, IFRS 15, 12,000 मिनट्स ऑफ नेट, ये आपने ऑफर किए हैं, लेकिन आपको अंदाजा क्या है, 10,000 ही होंगे। तो मैनेजमेंट एस्टीमेट जीता था। वो मशीन जिसके बारे में सप्लायर कह रहा है 10,000 आवर्स चलेगी, आपने कहा नहीं हमने 8,000 चलाना है, आपका अंदाजा चलेगा। ऐसे ही 50,000 कॉस्ट है सारे व्हीकल्स को सही करने की। 2HL इज लीगली बाउंड टू फिक्स डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल्स विच विल, हालांकि इनके ऊपर लायबिलिटी तो अब सबके ऊपर है जो डिफेक्ट वाले हैं, जो उस अरसे में बने हैं, ठीक है, तो उन सबको सही करना है, लीगली बाउंड है इसके ऊपर। लेकिन उनका एस्टीमेट है कि जो गाड़ी लेकर निकल गए हैं अफगानिस्तान, ईरान, तुरान, वो कहाँ पे वापस आएंगे सही करने, ठीक है, वो सही करवाने कहाँ वापस आएंगे, और सही है तो फिर उनके केस के अंदर आपने 50% इंटू 85 ही करना है, ठीक है भाई, बुलाओ ज़रा उसको, असगर को, कितनी देर है, बच्चों के सिर्फ 3 पार्ट्स रह गए, ठीक है, तो इसकी प्रोविजन 50 इंटू 85% पर प्रोविजन बुक करें। रिपेयर कॉस्ट विच विल बी रीइंबर्स्ड टू डीलर शुड बी प्रोवाइडेड बिकॉज कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन अरोज ड्यू टू अनाउंसमेंट मेड ऑन जून, दोनों स्लैश डाल के लिख दिए, जान छोड़ाई। अच्छा, the amount recorded as provision shall be the best estimate based on most likely outcome, hence provision should be recorded at 85% of 50, that is 42.5 million, ठीक है जी। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड ऑफ डीलक्स वुड रिड्यूस बाय, यार इंटरनली जनरेटेड होता है, ले भाई, होता है रिकॉर्ड, कोई बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो उसकी वैल्यू में लॉस यानी इंपेयरमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड रिकॉर्डेड नहीं है तो इंपेयरमेंट का सवाल कहां से पैदा हुआ? छोड़ो, साइड पे करो, इस बात को पढ़ो। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड आर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हेंस नो क्वेश्चन राइजेस ऑफ देयर इंपेयरमेंट। वैल्यू इन यूज ऑफ प्रोडक्शन लाइन ऑफ डिलक्स वुड रिड्यूस बाय, अच्छा अब ये एक मामला है, वो कहता है पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है ना उसकी वैल्यू इन यूज गिर गई, ठीक है, रिड्यूस हो रही है। अब वैल्यू इन यूज किस में यूज होती है? रिपेयर, ये रिकवरेबल अमाउंट की कैलकुलेशन, जिसको कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से ताकि इंपेयरमेंट से गुजार सकें। अब इसके बारे में आप यूँ लिख सकते हैं कि द प्रोडक्शन मतलब द ऑल फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, एवरीथिंग जो भी थी, ठीक है, जो भी एसेट्स हैं वो सारे के सारों की वैल्यू इन, वैल्यू यूज ही है ना, हाँ, प्रोडक्शन लाइन पूरी का मतलब यही होता है भाई, प्रोडक्शन लाइन में आपकी पूरी फैक्ट्री है जिसके अंदर आपके यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका मटेरियल एंटर होता है, फिर यहाँ से आप असेंबली डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर वहाँ से आप पेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ से आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये सारी प्रोडक्शन लाइन ही कहलाती है, ठीक है ना। तो पूरी प्रोडक्शन लाइन की वैल्यू न्यूज़ वो कह रहे हैं 80 मिलियन से कम हो रही है, तो आप बस कह दें प्रोडक्शन लाइन ही कह देना यार,
मैंने तो इसलिए ज़रा बताया कि ये सारे एसेट्स, ये बिल्डिंग उसमें लगा हुआ प्लांट और फिर ये बिल्डिंग उसमें लगा हुआ प्लांट पे, मैं तो यूँ कह रहा था कि सारे लैंड बिल्डिंग वगैरह जो प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड हैं उनकी वैल्यू इन यूज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वैल्यू इन यूज़ इज़ यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट विच इज़ कंपेयर्ड विद कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू to calculate impairment loss, therefore the production line shall be tested for impairment. ये बात लिख देनी थी आपने अपने अल्फाज में। Reduction in value in use of 80 million should not be recorded. Reduction in value in use रिकॉर्ड नहीं होती। Reduced value in use of production line should be compared with, हाँ वही वाली बात कह रहा है कि वो, अच्छा वो यूँ कहना चाह रहा है कि 80 मिलियन को नहीं आपने एज अ लॉस रिकॉर्ड करना, बेसिकली आपने 80 मिलियन को इम्पेयरमेंट, इसमें इम्पेयरमेंट टेस्ट के अंदर यूज़ कर लेना। ठीक है भाई, इस तरह से कर दो। ठीक है जी। और आखिरी है, इन जून 21 रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू एमिशन प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट एमिशंस आर विद इन लिमिट टू नीड 30। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन। अब भाई ये तो आपने किया हुआ है पहले शुरू में ही। गवर्नमेंट ने कहा था स्मोक फिल्टर्स लगाओ, गवर्नमेंट ने कहा था स्मोक फिल्टर्स लगाओ। जब तक स्मोक फिल्टर लग नहीं जाते आप उसके लिए लायबल फील नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने कोई जुर्माना लगाया है तो उस जुर्माने के लिए कर सकते हैं लायबल फील। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जून 21 में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू एमिशन प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा रूल ही लॉ ही बना दो कोई, ताकि एमिशन जो है वो लिमिट्स के अंदर रहें। और वो क्या कह रहा है जी, नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय हमारे साल के खत्म होने के बाद अगले साल 30 सितंबर। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। अपनी फैक्ट्री में चेंजेस करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, जिस पर 100 मिलियन खर्चा आएगा। 100 मिलियन की प्रोविजन बुक कर लें। बोलो, सितंबर में जाके ये लॉ मतलब कह रहा है कि इस तक चेंजेस कर लेना। तो अभी तो हम 30 जून पे खड़े हैं। अच्छा, 30 सितंबर पे भी जाकर आप इसकी प्रोविजन नहीं बुक कर सकते अनलेस कि आपने वो चेंजेस कर लिए हैं, कॉस्ट इनकर कर लिया। सितंबर के बाद बस ये हो जाएगा कि आप पे जुर्माना पड़ने लग सकता है। ठीक है ना। चलें जी, तो इसका सोल्यूशन पढ़ें और फिर घरों को जाएं। द मॉडिफिकेशन कॉस्ट, ये वही वो स्मोक फिल्टर वाली एग्जांपल या वो आपके ओवरऑलिंग वाली एग्जांपल जैसी एग्जांपल। द मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन शुड नॉट बी प्रोवाइड despite announcement made by regulator before year end. HAL has no present obligation for future expenditure. ठीक है, as it can avoid the expenditure by changing operations. फैक्ट्री बंद कर देंगे, वो कहेंगे यार इतने तो मर ही गए, छोड़ो। The cost should be considered in estimated value in use of, हाँ उसके लिए यूज़ कर लेना। ओके, सही है जी। तो चलें जी, आज की क्लास अब यहाँ